हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारा जो वे लेक्चर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में आज बात करेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में। मौलिक अधिकारों में जो कौन सा चल रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल कहाँ से किसके बीच में है, वो आर्टिकल और 23 और 24 में, 23-24 में इनका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बाद इनमें इनका जिक्र है। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है जो बलात्श्रम है, जो और मानव व्यापार पर रोक के बारे में लिखा हुआ कि जो जो मानव जो अंगों का क्रय विक्रय उस पर ये अनुच्छेद है वो रोक लगाता है। तो 23 जो है बलात्श्रम बलात्श्रम तथा मानव व्यापार पर रोक, लेबर फोर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, लेबर फोर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें क्या होता है, जो मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुर्व्यापार होता है, उनका अंगों का विक्रय विक्रय, उन पर ये अनुच्छेद है वो रोक लगाता है। मानव दुर्व्यापार अंगों के क्रय विक्रय पर रोक। अब बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। ये किसकी बात करता है, ये जो 14 साल से जो नीचे के कमाई के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने से रोक लगाता है। ये उसके बाद अनुच्छेद 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या किसी भी प्रकार का जो बच्चे के लिए डेंजरस हो, उस पर किसी भी प्रकार का खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। जिसे बोलते हैं चाइल्ड लेबर, कह सकते हैं चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके जो जिक्र है, इनका जो आर्टिकल है उसका जिक्र जो है 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 का कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने या उसका प्रचार या प्रसार करने के लिए उसका उसका अधिकार होगा। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष होगा, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। बात करेंगे अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण की स्वतंत्रता।
इसमें क्या है, अपने 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 धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करना, उसका प्रचार और प्रसार करना, प्रचार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा, तथा अपने अपने धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा। और क्या है, राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य पंथ निरपेक्ष होगा। और क्या कहा गया, जो इनमें यह भी उल्लेखित किया है जी, यहाँ हिंदू धर्म का अर्थ जैन, सिख और बौद्ध धर्म से भी है जो, और इसमें जो सिक्के हैं वो कृपाण रखने का, ये जो अनुच्छेद 25 है वो सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार भी देता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह भी उल्लेखित है कि यहाँ हिंदू का अर्थ हो सिख, जैन व बौद्ध से भी होगा, जैन व बौद्ध से भी है। और जो सिख लोगों के लिए जो कृपाण रखने का अधिकार है वो भी यही आर्टिकल देता है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार। अब बात करेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 ये किसकी बात करता है, ये करता है धार्मिक संस्थानों के प्रबंध के लिए। अपने जो भी धर्म मानते हैं वो अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंध कर सकते हैं। अपने अपने धर्म का धार्मिक संस्थान का प्रबंध कर सकते हैं। संस्थानों का प्रबंध। बात अगला अनुच्छेद कौन सा है, वो है 27। अनुच्छेद 27 है वो बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से एक धर्म को बढ़ाने हेतु कोई टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी टैक्स के लिए कोई भी अपने धर्म के लिए टैक्स नहीं दे सकता, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे पहले जजिया कर लिया जाता था, जजिया कर लेते ना, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर, ऐसा नहीं ले सकते। और ये फीस ले सकते हैं, केवल फीस ले सकते हैं, जैसे उसकी प्रसाद की फीस हो गया, पार्किंग का किराया हो गया, या जूता चप्पल रखने का कोई किराया हो गया, वो ले सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कोई कर नहीं सकते। राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर और कहते हैं टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।
वाध्य नहीं कर सकता, यानी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं ले सकते किसी भी धर्म को उड़ाने के। जैसे कि पहले क्या लेते थे, जजिया कर, वो कौन से लेते थे, जजिया कर। ये किस पे से लेते थे, ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से। लेकिन क्या हो सकता है, फीस ले सकते हैं, लेकिन फीस ले सकते हैं। फीस किसकी ले सकते हैं, जैसे कि पार्किंग की, एग्जाम्पल को देखेंगे, पार्किंग है, किसी को जूता चप्पल या प्रसाद के लिए आदि, इसके लिए फीस ले सकते हैं। और अब जो है अगला जो अनुच्छेद है वो है 29 क्या कहता है, 29 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में, अधिकार के बारे में आता है। शिक्षा, जो अपना अगला जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 29 से 31, 29 से 31 थे। लेकिन जो है जो 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट्स बना दिया गया है, इसलिए जो 31 है वो अब इस वर्तमान में नहीं है। अब देखेंगे अनुच्छेद 29, ये क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक है, जैसे वो भी उनकी जो अपनी भाषा या कोई भी संस्कृति है उनको ये बनाए रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 29। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, रखने का अधिकार। अब बात करेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उसमें किसी भी प्रकार का प्रबंध करने का अधिकार होगा। क्या होगा, सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उसका प्रबंध करने का अधिकार होगा। उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। जो मदरसा, और क्या इसमें जो मदरसों में दी जाने वाली इस्लामी शिक्षा है ना, शिक्षा का आधार, वो आर्टिकल 30 में नहीं है। तीस में ही है। अब बात करेंगे संपत्ति का जो अधिकार था, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 ये कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति
का अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको क्या कर दिया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1978 में और आया था, इसको क्या कहते हैं इसमें, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। क्या बना दिया गया इसका, हटा दिया। क्या बना दिया इसको, इसको बना दिया लीगल राइट। इसका जो अनुच्छेद कौन सा है वो है 300A, आर्टिकल 300A। अब बात करेंगे मौलिक अधिकार के अगले प्रकार हुए संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या कहता है, इसमें आता है अनुच्छेद 32, इसमें आता है अनुच्छेद 32। इसको जो अनुच्छेद 32 है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने संविधान की आत्मा क्यों कहा, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और मौलिक अधिकारों को जो आपको जो हनन हुआ है मौलिक अधिकार को उन्हें पुनः प्राप्त करने की गारंटी देता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी पक्षीकरण, परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, रिट वारंट, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव क्या कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहा था इसको, इसे कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है। और ये क्या देता है, ये आर्टिकल 32 अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या आपके हनन होता है मौलिक अधिकारों का, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। और ये क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट्स वो कौन सी है, पहली है बंदी परीक्षण। इसमें क्या होता है, जो बंदी है उसको सशरीर उपस्थित किया जाए। इसके जो रिट्स, पहली कौन सी रिट है वो है बंदी पक्षीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें जो बंदी है या पीड़ित है उसको सशरीर उसमें उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। बंदी या बोल सकते हैं पीड़ित को सशरीर या शरीर सहित
उपस्थित किया जाए, उपस्थित कीजिए। दूसरा है वो है दूसरा परमादेश मैंडामस। दूसरी रिट कौन सी है? वो है परमादेश। परमादेश ये क्या है? ये है हम तुम्हें परम या सर्वोच्च आदेश देते हैं। परमादेश है वो किसके खिलाफ होता है? वो लोकपद के अधिकारी को खिलाफ हो सकता है, या कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ हो सकता है, या व्यक्ति, एनजीओ या संस्था हो जो सार्वजनिक दायित्व के लिए दिया गया हो, उसके लिए ये आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके। कब कब का आता है? जब वह अपने पद का कर्तव्य करने से मना करे, यानी अपने कार्य करने से मना करे, तो ये उनके खिलाफ जारी होता है। तो उसको क्या देते हैं? वो देते हैं हम तुम्हें परम और सर्वोच्च आदेश देते हैं। जो धमकी पक्षीकरण है ये किसके खिलाफ होता है? ये किसी निजी व्यक्ति, संस्था हो या एनजीओ हो या कोई अधिकारी हो, उसके खिलाफ होता है। और ये कब होता है? ये जब होता है जब व्यक्ति को अवैध बंधक बनाया गया हो और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया हो, जब ये बंदी पक्षीकरण ये रिट जब जारी करते हैं। तीसरा जो है वो है परमाद। तीसरा है अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा इसमें क्या होता है? अधिकार रक्षा किसके खिलाफ होती है? ये होती है लोकपद के अधिकारी के खिलाफ। ये किस अधिकार से होती है? कि इस पद की योग्यता दावा साबित करने के लिए तुम्हें इसका क्या हक था, यानी ये व्यक्ति पद के योग्य नहीं है, योग्य है प्रक्रिया है उसके आधार पर होती है। ये किसके यानी तुम्हें इसका क्या हक है, तुम्हें या किस अधिकार से आपने तुम्हें क्या हक है, क्या हक था, यानी किस अधिकार से, या बोल सकते हैं किस अधिकार से, किस अधिकार से इस पद की आपने। अब बात करेंगे अगले जो वो है प्रतिषेध। जो किसी जो ये से होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका मतलब होता है कार्य को रोकना। प्रतिषेध मतलब होता है कार्य को रोकना। यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन अभी नहीं किया है, ये दौरान ये जो रिट है ये रिट उस समय जारी की जाती है। जैसे बोल सकते हैं कि किसके खिलाफ होती है? निम्नतम न्यायालय संस्था या अन्य जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश करते हैं। कब होता है? जब वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे या जब केस चल रहा हो। और उत्प्रेषण होती है वो जब होती है उसका जो निर्णय हो चुका होता है केस का, ये उस समय उत्प्रेषण उस समय होती है। कार्य को रोकना ये कब होती है? इसको लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन अभी नहीं किया है, यानी केस का निर्णय अभी हुआ नहीं है। ये रिट उस समय ये उसी के दौरान यह रिट जारी होती है। यह रिट
जारी हो। पांचवी जो रूट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में ये होता है जो है अधीनस्थ न्यायालय है उसका जो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो चुका है, ये जब होती है, यानी उसका निर्णय हो चुका होता है। इसमें क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिया है या कर चुका है, और यह रिट जब जारी होती है उत्प्रेषण। तो अगले अनुच्छेद 33 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 ये किसकी बात करता है? जो सैन्य बल है, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, जो इनके जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको सीमित करने का अधिकार किसके पास होगा? वो होता है संसद के पास। जैसे कोई भी फोर्स है, सैन्य बल रॉ हो या सीबीआई हो या आईबी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। पास है। नहीं तो ये जो सैन्य बल है किसी पर भी गोली चला सकते हैं, रॉ वाले किसी की जांच कर सकते हैं, किसी के पीछे जो जासूसी कर सकते हैं रॉ वाले। ऐसे इनके जो अधिकार हैं, उनको जो अधिकार जो सीमित करते हैं, वो जो इनके फंडामेंटल राइट हैं वो संसद के पास हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 ये क्या कहता है? मार्शल लॉ के दौरान, जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, उस दौरान जो व्यक्ति के जो अधिकारों को सीमित करने का जो अधिकार है वो कौन कर सकती है? वो कर सकती है संसद। इसका जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। मार्शल लॉ के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर सकती है। को कौन कर सकती है? वो कर सकती है। इसका जो अधिकार है वो किसके पास है? अधिकार किसके पास है? वो है संसद। अब बात करेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 ये किसकी बात करता है? जो मौलिक अधिकार है, इसके जो संशोधन करना, अगर इस मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो इसकी जो अंतिम शक्ति होगी किसके पास होगी? वो होगी संसद के पास। फंडामेंटल राइट में अगर संशोधन करना है तो उसकी जो अंतिम शक्ति, संशोधन की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? वो भी संसद के पास।
नोट करके लिखेंगे। क्या जीने या मरने का अधिकार, क्या व्यक्ति के जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? ये किस केस से आता है? ये नोट करके लिखेंगे। क्या व्यक्ति को जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? इसका कहने का मतलब है क्या मनुष्य अपनी इच्छा से मर सकता है? तो इसका मतलब है नो, इसमें ऐसा नहीं कर सकता। ये किस केस से आया था? ये आया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब केस, 1996 का केस है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, 1996। कह सकते हैं कि एससी ने क्या डिसीजन दिया था इसमें? एससी ने डिसीजन दिया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो दिया था जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो दूसरा एक केस और है, विजय शर्मा केस में ये बोला गया कि जो गर्भावस्था में जो भ्रूण की या भ्रूण में लिंग परीक्षण करवाने अपराध है, इसको जो एससी ने इसे अपराध माना था और ये महिला के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। एक केस था, इसको लिखेंगे केस विजय शर्मा केस। इसमें क्या किया गया था? जो गर्भावस्था में, केस क्या था? गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण, कि लड़की है या लड़का, उसका परीक्षण करना, परीक्षण अपराध है। इस केस में ऐसा कहा गया था अपराध है। ये किसने डिसीजन दिया था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये क्या करता है? ये इससे क्या होता है? जो महिला के जीवन जीने का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। महिला के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। आज जो है हमारा यहाँ पर क्या खत्म हो, यहाँ पर हमारे फंडामेंटल्स इस वीडियो में ही ख़त्म होते हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, DPSC बोलते हैं, जो भाग 4 में है, इनके बारे में। तो अगले वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए अमर 7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।